हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हॉब्स के पॉलिटिकल थॉट, हॉब्स के आइडियाज़। वो किस टाइम स्पेस में रह रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो थॉट है वो इवॉल्व होके आया। और इससे पहले हमने मैकियावेली पूरा कंप्लीट कर दिया है, उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, उनकी मेथडोलॉजी, उनका बैकग्राउंड, तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया तो वीडियो में। एंड आप ज़रूर देखिएगा उसको। तो आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू द पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट्स। दिस इज़ मी ऋषभ। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो मैकियावेली था वो बेसिकली एक कस्प पे पैदा हुए थे। CUSP, कस्प पे पैदा हुए थे। जैसे कि कस्प का क्या मतलब हुआ कि जो मेडिवल इरा है वो इट केम टू एन एंड और मॉडर्न इरा वहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो बेसिकली वो कस्प पे पैदा हुए थे। और उसके बाद जो हॉब्स हैं जो अब आते हैं इसमें हमें दिखते हैं, वो एक पूरे टोटली मॉडर्न थिंकर हैं। बेसिकली पूरे मॉडर्न थिंकर हैं। और उसी में ही हमने ये देखना स्टार्ट कर दिया था कि जब मैकियावेली थे तो उसमें ही 14 से 15 सेंचुरी में रेनेसां की स्टार्टिंग हो चुकी होती है, जिसमें कि रिफॉर्मेशन होता है और जो अथॉरिटी ऑफ चर्च है उसको क्वेश्चन करने लग जाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस आने लग जाते हैं जैसे कि क्या डिवाइन राइट्स होते हैं, क्या डिवाइन राइट्स सच में किंग को दिए गए हैं, क्या सच में डिवाइन राइट्स स्टेट्स को चलाने के लिए दिए गए हैं, क्या कोई ऐसी सच में कोई अथॉरिटी होती है, क्या सच में भगवान ने राइट दिए हैं रूलर को, अगर नहीं दिए हैं तो लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते कि अथॉरिटी को। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग स्टार्ट्स होने लग जाती है वो। और जो चर्च की अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध महसूस होने लग जाती है लोगों को। सो एनलाइटनमेंट बेसिकली क्या होता है। एनलाइटनमेंट में ये कि इसमें एनलाइटनमेंट में रिफॉर्मेशन होता है। इस रिफॉर्मेशन से क्या होता है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होने लग जाता है, न्यू आइडियाज़ होने लग जाते हैं, न्यू आइडियाज़ इमर्ज होते हैं। जैसे कि इसमें आपको फ़िलासफ़र्स भी मिलते हैं साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के, जैसे गैलीलियो इमर्ज होते हैं वहीं पे, फिर कोपरनिकस इमर्ज होते हैं, साइंटिफिक मेथडोलॉजी डिस्कवर होने लग जाती है। तो इसी का सेम इम्पैक्ट पड़ता है हॉब्स के ऊपर। और हॉब्स के ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो उनका जो थॉट होता है वो किस तरीके से निखर के आता है सामने, उनके बुक्स में किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होता है, तो इसी के बारे में हम आज जानकारी करेंगे। तो उनका जो बॉर्न है वो 1958 में होता है बेसिकली। और वो मॉडर्न थिंकर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैकियावेली जो कस्प पे पैदा होते हैं और वो मिडीवल इरा ख़त्म हो रहा होता है और मॉडर्न स्टार्ट हो रहा होता है। बट जो ये आते हैं हॉब्स, तो वो बिल्कुल ही पूरे मॉडर्न थिंकर हैं बेसिकली। एनलाइटन में मैंने बता ही दिया, न्यू इमर्जिंग आइडियाज़, न्यू साइंटिफिक आइडियाज़ इमर्ज हो रहे हैं, जिससे कि जो चर्च की जो अथॉरिटी है जो कि वो प्रोपोगेट करते थे डिवाइन राइट्स, उसको चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस एनलाइटनमेंट के जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं। सिविल वॉर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन नहीं कह सकते, सिविल वॉर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हॉब्स की लाइफ में। बिकॉज उसी की वजह से उसको जो ह्यूमन नेचर है, उसी की वजह से जो उसका थॉट है वो निखर के आता है। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं सिविल वॉर से वो। तो रॉयलिस्ट और प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं, जो कि ब्लडी सिविल वॉर चल रहा होता है। उसी में वहीं पे ही हॉब्स ने जो डेथ है वो चार्ल्स फर्स्ट की देखी होती है। और वहीं पे ही प्योरिस्ट और क्रोमवेल की लड़ाई हो रखी होती है। तो उसी से ही एक फियरफुल इन्वायरमेंट वहाँ पे प्रिवेल करता है, जिसकी वजह से हॉब्स वहाँ पे जब पैदा होते हैं तो वो एक लाइन बोलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं कि फियर एंड आई बॉर्न ट्विंस, कि मैं और डर एक साथ ही पैदा होते हैं अपनी माँ के। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रॉयलिस्ट और प्रोटेस्ट पार्लियामेंटेरियन जो प्रोटेस्टेंट्स
जो हैं वो भिड़ रहे होते हैं आपस में, ब्लडी वॉर चल रहा होता है। तो इस टाइम पे जो थॉट है वो इमर्ज होके आ रहा है, और इसी थॉट की वजह से ही, जो इसी सिविल वॉर की वजह से ही जो वो वहाँ से भाग जाते हैं, पेरिस में आ जाते हैं, और वो तब ये जान जाते हैं कि men themselves not capable to rule themselves। तो ये वहाँ पे कोई ना एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो उनको रूल कर सकती है। और वो एक चीज़, और हाँ, एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग जो उन्होंने 60 साल के बाद लिखना स्टार्ट किया है। जो उनका बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है लेवियाथन, वो 1651 में आता है, जिसको एक सी मॉन्स्टर के रूप में बेसिकली हम देखते हैं, जिसका मीनिंग जो होता है सी मॉन्स्टर है। तो उसकी वजह से ये हम सब कुछ देख रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही होती है कि एवरी थिंकर इज़ अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। भी बिल्कुल सही बात है। वो उसका जो बैकग्राउंड होता है उसी से ही वो अपने थॉट को शेप करते हैं, और वही हम लोग को भी देखना पड़ता है इसमें। तो बेसिकली ये फर्स्ट लिबरल थिंकर हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ही डोंट वांट टू रिलाई टू मच ऑन गॉड। वो एथीस्ट होते हैं बेसिकली, वो नहीं बिलीव करते हैं। और वो लड़ते भी, मतलब वो क्यों डरते हैं सिविल वॉर से? जस्ट बिकॉज कि एक उनके फादर होते हैं, वो जो क्लर्जी में बेसिकली वो रहते हैं, क्लर्जी में नौकरी करते हैं चर्च की। उनकी किसी से लड़ाई हो जाती है, देन वो कभी वापस नहीं आते फैमिली के पास। तो उनका जो बैकग्राउंड है वो रिफ्लेक्ट करता है साफ साफ कि किस तरीके से जो लड़ाई है वो एक ख़राब चीज़ है, जिसको वो हमेशा अपने पॉलिटिकल थॉट में भी ये लिखते हैं कि सिविल वॉर इज़ जस्ट वर्स होती है एक चीज़। और कहीं ना कहीं पीपल को इकट्ठा होकर सामने आना चाहिए, स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहिए, सोसाइटी बनेगी, फिर वहीं से ही गवर्नमेंट बनेगी, जो कि वो लिखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में अपनी। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। तो लिबरल थिंकर हैं बेसिकली। फर्स्ट लिबरल थिंकर कैसे, इसमें ये लिखा है कि रिलाइंग, ही वाज नॉट टू मच रिलाइंग ऑन गॉड, जो कि मिडिवल डॉक्ट्रिन होती है, आपकी डिविनिटी को बिलोंग करती है कि भाई डिवाइन राइट्स होंगे। और मिडिवल डॉक्ट्रिन में जो बेसिकली होता था कि भाई चर्च जो बताएगा रूलर इज़ द सुप्रीम वन, और उसी जो उसके पास जो डिवाइन राइट्स है जो भगवान ने दिए हैं, ही इज़ नॉट टू मच रिलाइंग ऑन दैट थिंग। और अब क्या हो रहा है कि गॉड की जो अथॉरिटी है, जस्ट बिकॉज की जो न्यू आइडियाज़ इन्वेंट हो रहे हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन से, वो गॉड की अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। और पीपल कम टू पावर बिकॉज दे पुट देमसेल्व्स देयर। वो खुद चाहते हैं कि हम लोग क्यों ना डिसाइड करें कि भाई कौन रूल करेगा कौन नहीं करेगा। तो उसी तरीके से सिनेरियो कुछ बैकग्राउंड में डेवलप हो रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि अदर्स थिंकर से क्या व्यूज़ होते हैं इस बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू में। हॉब्स के बारे में, हॉब्स की जो लेवियाथन है उनके बारे में बेसिकली। और मार्क्स बोलते हैं सबसे पहले हॉब्स इज़ फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज की जो स्टेबिलिटी होती है वो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी स्टेट के लिए। स्टेबल रूलर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके जो और उसकी जो अथॉरिटी है उसको ऑबे करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको सिविल वॉर हो रखा है। अगर आप अथॉरिटी के और जो उसके रूल्स हैं उसको ऑबे नहीं करोगे, देन इट विल लीड टू अनार्की और क्योसनेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और पीपल विल देन सफ़र। ब्लड शेड हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, और उसी चीज़ से हॉब्स डरते हैं। तो इसी बेसिकली स्टेबिलिटी से, स्टेबल रूलर से, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हॉब्स के लिए। वो नहीं चाहते कि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो। तो इस वजह से मार्क्स भी रिगार्ड करते हैं हॉब्स को एज फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। उसके बाद है ब्रायन नेल्सन। ब्रायन नेल्सन बोलते हैं हॉब्स वाज कोपरनिकस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। कोपरनिकस बेसिकली उन्होंने बोला था ना कि भाई जो अर्थ है वो सॉरी सन जो है वो एपिसेंटर है ऑफ यूनिवर्स। तो उनके पहले आइडियाज़ को किसी ने माना नहीं था, ये तो पागल है क्या बोल रहा है ये, क्योंकि जो चर्च की जो डॉक्ट्रिन थी वो ये इस तरीके की थी कि अर्थ इज़ फ्लैट। उसी तरीके से सारे आइडियाज़ को डिस्कार्ड कर रहे थे उस टाइम पे। बट ही वॉज दैट मच इम्पॉर्टेंट
इन पॉलिटिकल थॉट की उनको ये बोला गया है ब्रायन नेल्सन के द्वारा कि ही हॉब्स वाज कोपरनिकस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ही वाज द एपिसेंटर। उसके बाद रॉबर्ट फिल्मर आते हैं जो बेसिकली इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। एकमात्र जो हैं ये और भी होंगे, और रॉबर्ट फिल्मर बोलते हैं कि नहीं भाई, जो आप डिस्कार्ड कर रहे हो डिवाइन राइट्स को, ये बेसिकली होते हैं और बिल्कुल होते हैं। आप गलत प्रोपोगेट मत कीजिए कि भाई कुछ नहीं होता ये। और ये अपनी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी बुक पैट्रियार्का में। तो अब आता है हॉब्स का बहुत ही सेंट्रल थीम, बेसिकली सेंट्रल आइडिया जो बेसिकली जिससे कि लगातार हॉब्स कंसर्न्ड हैं कि हाउ टू मेक पीपल ओबे। वो किस तरीके से लोगों को बताएं कि वो लोगों को ओबे करना चाहिए किंग की अथॉरिटी को। यही सेंट्रल क्वेश्चन है हॉब्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इफ़ दे डोंट मतलब ओबे द रूलर, देन व्हाट हैपन्स जब ये हो जाएगा, जब नहीं मानेंगे तो क्योरनेस हो जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो जाएंगे। फिर उसके बाद एनार्की इमर्ज हो जाएगी, जो कि हम स्टेट ऑफ नेचर में देखते हैं बेसिकली कि वहाँ पे कोई राजा नहीं है, कोई रूलर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है और कुछ भी नहीं है। बस वहाँ पे सिर्फ एनार्की है और एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। और स्टेट ऑफ नेचर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो नहीं पता, जब लड़ाई भी ख़त्म हो गई है, कि कौन रूल करेगा, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी, किसी को कुछ नहीं पता। जस्ट एक ब्लाइंड है सब कुछ क्लियर नहीं है। तो उसकी स्टेट ऑफ नेचर से हॉब्स बचना चाहते हैं। तो वो इसी वजह से कहते हैं कि वो एनार्की वो ना प्रिवेल कर जाए स्टेट में। तो इस वजह से आपको रूलर को ओबे करना चाहिए और तभी आप एक स्टेट का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। और तभी एक और वो ये कहते हैं अपने आइडियाज़ में कि गॉड एंड डिवाइन राइट्स वर नॉट लेजिटिमेट जस्ट बिकॉज कि भाई साइंटिफिक रिवोल्यूशन का एडवेंट होने लग जाता है, रिफॉर्मेशन होने लग जाता है, रेनेसां आ जाता है 14-15 सेंचुरी में। तो इस वजह से ये आइडियाज़ जो हैं बेसिकली चैलेंज होने लग जाते हैं, जैसे कि हमने पिछले में भी देखा। और व्हाट इज़ उनकी क्वेश्चंस इमर्ज होने लग जाते हैं रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की भाई हाँ व्हाट इज़ दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, किस तरीके से स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है। व्हाट इज़ दैट लीड्स टू लेजिटिमेसी, किस तरीके से एक लेजिटिमेट अथॉरिटी को हम जुन दे सकते हैं। एंड हाउ टू टेल पीपल दैट यू शुड ओबे द अथॉरिटी। कुछ सेंट्रल थीम्स, कुछ सेंट्रल क्वेश्चंस इमर्ज लग जाते हैं हॉब्स के दिमाग में। तो ये बेसिकली लेवियाथन का कवर पेज है, जिसमें कि हॉब्स बोलते हैं कि आप जो इंसान देख रहे हैं ये लेवियाथन है, बेसिकली एक सी मॉन्स्टर है। और उसी में ही ये बेसिकली दिखा रहे हैं, एक हाथ में उन्होंने स्वॉर्ड पकड़ रखी है जिससे कि वो अपनी अथॉरिटी को मनवाएंगे, और एक हाथ में रिप्रेजेंटेशन पकड़ रखा है लोगों का भी, हाँ अब मैं गवर्नमेंट को चलाऊँगा। तो ये जो फॉर्मेशन है इस इंडिविजुअल का, इसमें बहुत सारे आपको लोग दिख रहे होंगे। तो वही कलेक्टिव लोगों की कंसेंट है जिसको बना रहा है ये लेवियाथन। तो उनके सारे इमर्जेंस बेसिकली इसकी बाय कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, तो उससे हो रहा है ये बेसिकली। और लेवियाथन क्या डिस्क्राइब करता है, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी एंड ही वाज द फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेटिसाइज एंड पीपल कम टू फॉर्म स्टेट सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। जस्ट बिकॉज कि हम लोग देख ही रहे हैं इस पिक्चर में कि जब लोग सामने आएंगे, जब लोग इकट्ठा होंगे, जब लोग ओबे करेंगे, तब क्या स्टेट आएगा उसी से सोसाइटी डिराइव होगी, सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी के बाद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। और अगर नहीं होंगे लोग इकट्ठे तो एनार्की प्रिवेल करेगी, वो स्टेट ऑफ नेचर वाली बात जो कि हमेशा एक क्योसनेस न होती रहेगी, वहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी नहीं आएगी कभी भी। तो ये वो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों को इकट्ठा आके करना पड़ेगा, तभी एक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हो सकता है। और यही डिस्क्राइब करता है लेवियाथन में, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड की ग्रेटेस्ट मास्टरपीस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी।
अब आते हैं मेथडोलॉजी पे। मेथडोलॉजी में बेसिक अब आते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ये वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि वो इंटायर मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, पर वो कैसे हैं। अब यहाँ पे जो है वो आइडियाज़ जो इमर्ज होके आ रहे हैं वो बेसिकली किस तरीके के आ रहे हैं अब वो प्रोपोगेट कर रहे हैं इंडिविजुअलिज्म को, लिबरलिज्म को, ये ऐसे ऐसे थॉट्स इमर्ज हो रहे हैं और उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। एंड ही वाज द फ्रंट रनर टू सपोर्ट दीज थॉट्स। और लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। नाउ पीपल, उनको भी पता था जो स्टेट जो नेचर है लोगों का, जो नेचर है लोगों का, जो ह्यूमन नेचर है वो बेसिकली सेल्फिश है। और सेल्फिश है तो वो उन्हीं को ही पीपल विल केटर टू दैट इंटरेस्ट, कि वो वही करेंगे जो उनको पसंद आ रहा है। उनको क्या चाहिए, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। तो नेसेसिटी है उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर, और पीपल विश टू परस्यू व्हाट दे वांट टू परस्यू। तो उसी वजह से जो लिबरलिज्म है उसमें क्या आइडियोलॉजीज प्रिवेल हो रही है, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजीज प्रिवेल हो रही हैं। कैसे? क्योंकि जब आप मेहनत करोगे, आपका जो फ्रूट्स ऑफ योर लेबर कम टू यू। तो ये किसकी थ्योरीज हैं, किसकी बेसिकली रिफ्लेक्ट करती हैं थ्योरी? ये बेसिकली कैपिटलिज्म की रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ पे लिबरलिज्म जैसे ही आता है तो इसके ही स्टार्टिंग से कैपिटलिज्म इमर्ज होने लग जाता है। जब 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 आपको स्टेट जो लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं होगी, आप अपनी मेहनत करोगे और आप जो आपकी जो लेबर होगी और उसी की आप फ्रूट्स को एंजॉय करोगे। और उसी वजह से ही, क्योंकि स्टेबिलिटी प्रिवेल करने लग जाएगी लॉ एंड ऑर्डर से। और जब आप मेहनत करोगे, अपना काम पूरा करोगे, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और रिवॉर्ड दिया जाएगा तो आप खुश रहोगे तो फिर कैपिटलिज्म का इमरजेंस होने लग जाएगा। फ्री लेबर और ट्रेड उसमें मर्ज। लॉ एंड ऑर्डर से क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर से होगा कि जो आपकी जो मेहनत है उससे कोई जो स्टेबिलिटी प्रिवेल करेगी वहाँ से, और जो आपने कमाया है अपनी मेहनत से उसको कोई छीनेगा नहीं। तो इस बिना पे, इस बेसिस के ऊपर कैपिटलिज्म इमर्ज होता है। और यही सारी थ्योरीज़ को प्रोपोगेट करते हैं हॉब्स भी। Now basically he was a precursor of modern empirical science of politics। इसका क्या मतलब है? वो हॉब्स ये मानते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फ़िलासफ़ी, फ़िज़िक्स, जियोमेट्री, जिसकी अगर आप इन सब को पढ़ते हो, और सोशल साइंसेस भी, और अगर आप इन चारों को पढ़ते हो तो आपको जो आपके लाइफ अराउंड यू है वो आपको सब समझ में आ जाएगा। और यू विल बी ना, मतलब आपको कोई सारी क्लियरिटी हो जाएगी लाइफ के बारे में। और बेसिकली फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि मतलब ये इसका मतलब ये है कि एक साइंस ही है सोशल साइंसेस भी। इट्स नॉट लाइक कि भाई ये सोशल साइंसेस है, मॉरल वैल्यूज़ देती है। इट्स नॉट लाइक दैट। फ़िलासफ़ी, फ़िज़िक्स और ज्योमेट्री और सोशल साइंसेस ये इतनी इम्पोर्टेंट हैं बेसिकली। लाइफ के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ के अराउंड जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर देती हैं ये चारों सब्जेक्ट्स। और तो इसी वजह से हॉब्स भी ये कहते हैं कि सोशल साइंस जो आपको पॉलिटिकल साइंस है वो भी एक एज अ साइंस ट्रीट करना चाहिए, और इट इज़ मॉडर्न एम्पिरिकल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन एंटायर फिनोमेना इनटू एसेंशियल फैक्ट्स। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे? जस्ट बाय थ्रू दिस मेथड, ब्रेक डाउन पूरे एंटायर फिनोमेना को इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। then you have to establish the correlation between the elements, and then you have to provide generalization और explanation। उसका फिर explanation करो और वो प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो जाएगी फिर बाद में आके। तो इस मेथड को बेसिकली इवॉल्व किया है रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड। और ये हॉब्स अपने मेथडोलॉजी में डिराइव करते हैं और बताते हैं इस मेथड के बारे में। इंटरडिसिप्लिनरी मेथड कुछ नहीं है, वो हॉब्स बताते हैं, हॉब्स सजेस्ट करते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी मेथड, एंड ही बिलीव्ड फिलॉसफी, ज्योमेट्री एंड फिजिक्स ऑल आर थ्री डिसिप्लिन विच प्रोड्यूस द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स।
आप इनको पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट्स लाइक दैट ओनली। एंड फॉलोवर ऑफ डिस्कार्टेड जो कि उनको साइंटिफिक मेथड के बारे में बताते हैं और किस तरीके से वो अप्लाई होता है सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में, वो बताते हैं। तो इस तरीके से मेथडोलॉजी कंप्लीट होती है। होप you are all understanding all these things what I am dictating it to you. And if you have find any problem, any if you want to give any suggestion to me, please feel free. And please do comment down below. And thank you very much and have an awesome day.